पोषण अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे पाठ में हमको मुख्य रूप से मानव पाचन तंत्र को पढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस एक डायग्राम में पूरे मानव पाचन तंत्र को बना दिया है। ठीक, इसको अब हम बताते हैं। अभी हमने आपको बताया था, फिर से एक बार और बताते हैं, फिर आप लोग बताएंगे किस तरह से एक डायग्राम में पूरा मानव पाचन तंत्र कवर हो रहा है। ठीक है, चलो आओ। इसमें क्या है कि देखिए, ये अपन ने ये बना लिया। ठीक है, ये प्राणियों में पोषण। अब इसमें ये देखिए, इसमें सबसे पहले है कि आहार नाल और जो ग्रंथियां हैं, ये पूरी आहार नाल है, इसके साथ ये जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथि, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, जोर से बोलिए, है ना, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, अब पाचन क्रिया क्या है, जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं भोजन में जो हम लोग लेते हैं, हमने पढ़े थे ना कक्षा 6 में, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके लिए एक तंत्र हमारे शरीर में कार्य करता है, जो भोजन हम करते हैं वह किस तरह से पचता है और हमारे शरीर को उसमें से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ से हम अंतर्ग्रहण कहाँ से करते हैं भोजन का, बताइए जल्दी से। मुख गुहिका से। मुख जहाँ से हम भोजन को लेते हैं उसको मुख गुहिका कहते हैं। ठीक है, तो मुख गुहिका द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और दांतों द्वारा भोजन को मुख में पीसा जाता है, अच्छे से चबाया जाता है। साथ ही यहाँ कान के पास में लाला ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और लाला ग्रंथि से लाला रस का स्रवण होता है, लाला रस निकलता है, लार निकलती है, जो कि मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड मतलब स्टार्च, मतलब कठिन कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम लार करती है या लाला रस करता है, जो कि लार ग्रंथि से निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है। अभी पिसा हुआ भोजन और लाला रस मिला हुआ भोजन ये कहाँ, इस नली से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। इस नली को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रसिका या भोजन नली। ठीक है, इसकी जो भित्ति होती है, दीवार होती है, इसमें संकुचन होता है और ये भोजन को सरका करके यहाँ नीचे अमाशय में पहुँचा देता है। अब ये जो अमाशय है ये बहुत मांसल भाग है हमारे आहार नाल का और चौड़ा भाग है। इस अमाशय की जो आंतरिक सतह होती है इसमें श्लेष मल निकलता है, जो कि रक्षा करता है इसकी अंग की, और साथ ही में इसकी आंतरिक सतह से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं, जो भोजन में आए हुए जीवाणु, सूक्ष्म जीव वगैरह को नष्ट कर देता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। और इसकी जो दीवार होती है, मांसल होती है, भोजन को अच्छी तरह से पीस देती है, मथ देती है, इसमें पाचक रसों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती है और ये भोजन अब यहाँ से डिओडिनम छोटी आंत में चलता है। इसके बगल में इतनी बड़ी ग्रंथि दिख रही है आपको, ये कौन सी ग्रंथि है बताइए, लीवर, है ना, या यकृत हिंदी में बोलते हैं। इसमें ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखिए इसमें ये कि पित्ताशय दिख रहा है, इस पित्ताशय में पित्त रस बनता है, एकत्रित रहता है और ये पित्त रस इस पित्ताशय से आकर के इस नली में मिल जाता है। देखिए यहाँ भोजन आया था ना, इस भोजन में पित्ताशय से पित्त रस मिल जाता है। पित्त रस का क्या काम है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। साथ ही यहाँ पर एक और ग्रंथि दिख रही है, इसका नाम क्या है, अग्नाशय। इससे अग्नाशय रस निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनको सरल रूपों में बदलता है। इस तरह से ये छोटी आंत में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये पित्त रस मिल जाता है, अग्नाशय रस मिल जाता है। ये छोटी आंत यहाँ पर कुंडलित हो जाती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आंत रस निकलते हैं। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं और यहीं पर पाचन क्रिया अंतिम रूप से पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होने के बाद जो इसके आंतरिक दीवार पर इस तरह से दीर्घरोम पाए जाते हैं। ठीक है, दीर्घरोम क्या करते हैं, अवशोषण के एरिया को बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और पचा हुआ भोजन छोटी आंत की आंतरिक दीवार में पाए जाने वाले दीर्घरोम से अवशोषित होकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र में मिल जाता है और जो पोषक पदार्थ है हमारे शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये छोटी आंत यहाँ बड़ी आंत से मिलती है, इन दोनों के बीच में एक प्रभार पाया जाता है उंगली नुमा, इसको अपेंडिक्स कहते हैं हम लोग। ये अवशेषी अंग है
इसका विशेष महत्व अब नहीं है। ठीक है, ये पूर्वजों में हमारे विकसित हुआ करता था जब वो घास खाते थे, क्योंकि ये अंग जो है ये जानवरों में विकसित होता है, क्योंकि ये सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसके पाचन में सहायक है ना। हम लोगों में ये अवशेषी अंग है। अब ये बड़ी आंत में भोजन प्रवेश करता है। बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहते हैं। बड़ी आंत में जो भोजन में अब बचा हुआ जल और कुछ लवण है, उनका अवशोषण इसकी आंतरिक दीवार द्वारा कर लिया जाता है। अब जो अपचित मलाशय में भोजन एकत्रित हो जाता है, वो अपचित बिना पचा हुआ व्यर्थ भोजन जो है वो मलाशय में मल के रूप में एकत्रित हो जाता है और गुदा द्वारा मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह से पूरा मानव का पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट होता है। देखिए, इस तरह से आपकी बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर समराइज़ किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमको अब इसको कंप्लीट करना है। अब हर कोई इसको हमको इस तरह से डिस्क्राइब करेगा और एक एक अंगों के नाम बताएगा। ठीक है।